अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आर्टिकल 6.4 में मैं आपको आयनिक बॉन्ड और कोवलेंट बॉन्ड दोनों डिटेल में बता चुकी हूँ। आज मैं आपको तीसरा बॉन्ड की डिटेल बताने लगी हूँ, वो है कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। जो आम कोवलेंट बॉन्ड है मैंने आपको बताया था, उसमें दो नेबरिंग एटम म्यूचुअल शेयरिंग से बॉन्ड बनाते हैं। अगर एक इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करता है तो दूसरा भी एक ही करता है। अगर एक एलिमेंट दो कंट्रीब्यूट करता है तो दूसरा भी दो ही करता है। और अगर ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड बन रहा है तो दोनों की तरफ से तीन तीन इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट होते हैं। लेकिन कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड में होती तो शेयरिंग ही है, लेकिन इसमें जो इलेक्ट्रॉन पेयर होता है वो सिर्फ एक एटम डोनेट कर रहा होता है। कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन टू एटम व्हेन शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डोनेटेड बाय वन ऑफ द बॉन्डेड एटम। कोवलेंट बॉन्ड दो एटम्स के दरमियान बन रहा है, लेकिन अगर म्यूचुअल शेयरिंग से बनने की बजाय क्या हो जाए, एक एटम इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर दे और दूसरा एक्सेप्ट करे और फिर दोनों के दरमियान शेयरिंग हो जाए, तो फिर हम उसको कहेंगे कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, जिसमें दो एटम में से एक इलेक्ट्रॉन के पेयर को डोनेट करता है और फिर शेयरिंग दोनों में ही होती है। वो स्पीशी, वो एटम, वो मॉलिक्यूल या वो आयन जो कि इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर रहा होता है उसको कहते हैं डोनर। और वो स्पीशी जो कि सिर्फ इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करती है और फिर दोनों के दरमियान आपस में शेयरिंग स्टार्ट हो जाती है, उस वाले को हम कहते हैं एक्सेप्टर। इसमें एग्जांपल नंबर 1 हमारे पास अमोनिया और BF3 के दरमियान बनने वाले कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड की है। अमोनिया में तीन कोवलेंट बॉन्ड होते हैं। नाइट्रोजन चूंकि ग्रुप 5 का मेंबर है तो इसको ऑक्टेट पूरा करने के लिए तीन इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होते हैं। पांच इसके अंदर होते हैं मगर तीन इसको ऑक्टेट पूरा करने के लिए चाहिए होते हैं। नाइट्रोजन के अंदर ये मैंने डॉट्स जो दिखाए हुए हैं, ये इसके अपने इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5। तो तीन हाइड्रोजन के साथ जब शेयर करता है तो ये तो एक नॉर्मल कोवलेंट बॉन्ड देता है क्योंकि ये म्यूचुअल शेयरिंग है। लेकिन जब यही अमोनिया BF3 के साथ रिएक्ट करता है तो अमोनिया का ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर जो कि बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं हुआ होता ड्यूरिंग कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन, ये वाला एज डोनर एक्ट करता है। नाइट्रोजन मैंने बताया कि अमोनिया बनते वक्त ये नहीं है कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। अमोनिया एक नॉर्मल कोवलेंट कंपाउंड की एग्जांपल है। नाइट्रोजन में 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3 4 5, ये जो मैंने डॉट से शो किए हुए हैं ये नाइट्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। जब तीन हाइड्रोजन के साथ ये शेयर करता है इलेक्ट्रॉन तो ये भी म्यूचुअल शेयरिंग है, ये भी म्यूचुअल शेयरिंग है, ये भी। ये क्यों नहीं यूज़ करता उस वक्त, क्योंकि इसका ऑक्टेट पूरा है, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इसमें ये जो बचा हुआ लोन पेयर होता है, ये जब BF3 के साथ अमोनिया का रिएक्शन होता है तो ये उसको ये इलेक्ट्रॉन पे डोनेट करता है। अब BF3 को क्यों एक्सेप्ट कर लेता है, क्योंकि बोरोन के पास सिर्फ तीन वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जब फ्लोरीन के साथ तीन कोवलेंट बॉन्ड बना भी लेता है तो ये इसका ऑक्टेट पूरा नहीं होता। देखिए, इस कोवलेंट बॉन्ड में भी एक बोरोन का इलेक्ट्रॉन और एक फ्लोरीन का, इसमें भी और इसमें भी। अगर हम एक बॉन्ड में कहते हैं दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो 2 और 2 4 और 2 6। इस बोरोन में 6 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ये इसका ऑक्टेट पूरा नहीं है। इस नाइट्रोजन का ऑक्टेट पूरा है लेकिन एक इलेक्ट्रॉन पेयर ऐसा है जो कि अभी किसी तरफ भी बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, ये लोन पेयर कहलाता है। तो ये अपने लोन पेयर की वजह से डोनर बन जाता है और ये अपनी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी की वजह से एक्सेप्टर। और इस तरह दोनों के दरमियान एक बॉन्ड बन जाता है जिसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। हम नॉर्मल कोवलेंट बॉन्ड को सिंगल लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड को एरो हेड से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसमें एरो का हेड जो है वो एक्सेप्टर की तरफ होता है और टेल जो होती है वो डोनर की तरफ होती है। तो यहाँ पर जो एरो हेड है वो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि नाइट्रोजन ने अपना इलेक्ट्रॉन पेयर बोरोन को ट्रांसफ़र कर दिया है। जो डोनर होता है उसके ऊपर स्लाइट पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और जो एक्सेप्टर होता है उसके ऊपर स्लाइट नेगेटिव चार्ज। तो अमोनिया और BF3 का ये जो कॉम्प्लेक्स बना है वो क्यों बना है, क्योंकि नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, वो डोनर है, और BF3 बनने के बावजूद ऑक्टेट पूरा नहीं है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, वो उससे इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करके कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड के ज़रिए कंपाउंड बना लेती है। कुछ कंपाउंड्स ऐसे भी होते हैं जिसमें एक दफ़ा कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बन जाए तो नॉर्मल कोवलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड में फ़र्क ख़त्म हो जाता है। वैनिश का मतलब होता है ख़त्म हो जाना। उनमें 4 एग्जांपल्स आती हैं: हाइड्रोनियम आयन, ऑक्सोनियम आयन, अमोनियम आयन और फॉस्फोनियम आयन। हाइड्रोनियम आयन वो आयन है जो वाटर से बनता है जब वाटर हाइड्रोजन आयन को एक्सेप्ट कर ले। याद रखें कि वाटर के अंदर दो ही बॉन्ड पेयर होते हैं और दो ही लोन पेयर। ये मैं आपको स्ट्रक्चर ऑफ आइस चैप्टर 4 में बता चुकी हूँ
कि ऑक्सीजन के ऊपर दो लोन पेयर होते हैं और दो बॉन्ड पेयर होते हैं। ये लोन पेयर की वजह से डोनर बन जाता है और हाइड्रोजन आइन अपनी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी की वजह से एक्सेप्टर। इन दोनों के दरमियान कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बन जाता है। ये डोनर है इसकी तरफ टेल और ये एक्सेप्टर है इसकी तरफ हेड। जब ऑक्सीजन एक पॉजिटिवली चार्ज आयन को एक्सेप्ट करता है तो इसके ऊपर आ जाता है पॉजिटिव चार्ज और ओवरऑल ये पूरा आयन हाइड्रोनियम आयन भी पॉजिटिवली चार्ज होता है। अब इसमें देखें जो नॉर्मल कोवलेंट बॉन्ड थे वो भी OH के दरमियान थे और जो कोऑर्डिनेट बना है वो भी OH के दरमियान। जब एक दफ़ा कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बन जाता है तो इसके अंदर भी दो इलेक्ट्रॉन वैसे ही शेयर होते हैं जैसे कि नॉर्मल कोवलेंट बॉन्ड में। यहाँ पे भी दो ही इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ ये अलग बात है कि ये म्यूचुअल शेयरिंग से बने हैं और ये इसके डोनेशन से बने हैं, लेकिन एक दफ़ा जब इलेक्ट्रॉन दोनों में शेयर होने शुरू हो जाएंगे, आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन सबकी प्रॉपर्टीज़ एक ही जैसी होती हैं। मास सबका एक है 9.11 इंटू 10⁻31। चार्ज उनका सबका बराबर है 1.6022 इंटू 10⁻19। कोई भी प्रॉपर्टी और कोई भी चीज़ उनकी एक दूसरे से डिफरेंट नहीं है। यहाँ पे भी दो इलेक्ट्रॉन हैं, वैसे ही दो इलेक्ट्रॉन यहाँ शेयर हो रहे हैं, वैसे ही दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे। तो इस मॉलिक्यूल के अंदर चूंकि नॉर्मल कोवलेंट बॉन्ड भी OH ही है और कोऑर्डिनेट भी OH है, तो इस मॉलिक्यूल या इस स्पीशी में जब एक दफ़ा कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बन जाएगा तो ये डिफ्रेंशिएट करना मुश्किल हो जाएगा कहाँ पे नॉर्मल कोवलेंट बॉन्ड और कहाँ पे कोऑर्डिनेट। सारे जो बॉन्ड्स हैं वो एक जैसा बिहेव करेंगे। अब देखें यहाँ पर टोटल 3 कोवलेंट बॉन्ड है। अगर हम 100% को 3 पर डिवाइड कर दें तो हर बॉन्ड की कंट्रीब्यूशन है 33%। दो नॉर्मल कोवलेंट बॉन्ड है तो 33 + 33 66 हो गया। एक कोऑर्डिनेट है तो उसका क्या हो गया 33। तो इस कंपाउंड के अंदर जो तीनों बॉन्ड्स हैं उनके अंदर कैसा करैक्टर होगा, वो एक जैसा बिहेव करेंगे और इस कंपाउंड के अंदर जितनी भी इस स्पीशी के अंदर जितनी भी प्रॉपर्टीज़ होंगी उसके अकॉर्डिंग वो 66% कोवलेंट करैक्टर शो करेगा और 33% कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो जब इस स्पीशी के बिहेवियर की बात आएगी हाइड्रोनियम आयन की तो इसमें 66% कोवलेंट की प्रॉपर्टीज़ होंगी इसमें और 33% तक कोऑर्डिनेट की, क्योंकि इसमें दो कोवलेंट बॉन्ड हैं और एक कोऑर्डिनेट है। 100% को 3 पे डिवाइड कर दें तो 33 आंसर आता है। कोवलेंट बॉन्ड तादाद में दो हैं तो उनका कंट्रीब्यूशन 66 और कोऑर्डिनेट का 33। अब जब भी इस कंपाउंड की आप प्रॉपर्टीज स्टडी करेंगे तो वो कितने परसेंट कोवलेंट लाइक शो करेगा 66% और कितने परसेंट वो कोऑर्डिनेट लाइक शो करेगा 33%। ये इसका डीप मीनिंग जाता है। तो हाइड्रोनियम आयन उस वक्त बनेगा जब वाटर हाइड्रोजन आयन को एक्सेप्ट करे। इसमें कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनने के बाद नॉर्मल कोवलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड का फ़र्क इसलिए ख़त्म हो जाता है क्योंकि नॉर्मल कोवलेंट बॉन्ड भी OH बॉन्ड है और कोऑर्डिनेट भी OH है। उनमें भी वैसे दो इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं, इनमें भी वैसे ही। तो इनके अंदर जब आप कंपाउंड की या स्पीशी की प्रॉपर्टीज स्टडी करेंगे तो उसमें 66% तक कोवलेंट करैक्टर होगा और 33% तक कोऑर्डिनेट होगा। मैंने आपको बताया था कि इसकी जो बाकी एग्जांपल्स हैं ऑक्सोनियम आयन, अमोनियम आयन और फॉस्फोनियम आयन है। हाइड्रोनियम आयन मैं आपको बता चुकी हूँ तब बनेगा जब वाटर हाइड्रोजन आयन को एक्सेप्ट करेगा। ऑक्सोनियम आयन कैसे बनता है, जब अल्कोहल और ईथर्स रिएक्ट करेंगे हाइड्रोजन आयन। अल्कोहल का जनरल फार्मूला होता है ROH। जब ये हाइड्रोजन आयन को एक्सेप्ट कर लेगा और ईथर का फार्मूला होता है ROR। कोई भी अल्कोहल या ईथर हाइड्रोजन आयन को एक्सेप्ट कर ले तो दोनों से बनने वाले जो पॉजिटिवली चार्ज उन्हें हम ऑक्सोनियम आयन कह सकते हैं। इसमें एक कोवलेंट बॉन्ड OR के दरमियान है और एक OH के दरमियान, और जो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड है वो भी बन रहा है OH। इसमें एक बॉन्ड OR के दरमियान है, एक OR के दरमियान है। ये ऑक्सीजन लोन पेयर की वजह से डोनर बन जाएगी, हाइड्रोजन आयन को एक्सेप्ट करेगी और एक कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बन जाएगा ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के दरमियान। तो ऑक्सोनियम आयन की फॉर्मेशन में भी कौन सा बॉन्ड इन्वॉल्व हो गया, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, क्योंकि एक डोनर है और एक एक्सेप्टर है। इसके बाद अमोनियम आयन पर आ जाएं। जब अमोनिया हाइड्रोजन आयन को एक्सेप्ट कर लेगा तो रिजल्टिंग आयन को अमोनियम आयन कहेंगे। ये भी एक पॉजिटिवली चार्ज आयन है, क्योंकि अमोनिया जब एक पॉजिटिवली चार्ज आयन को एक्सेप्ट कर लेगा तो अमोनियम आयन पॉजिटिवली चार्ज आयन हो जाएगा। इसके 3 नॉर्मल कोवलेंट बॉन्ड हैं। अपने लोन पेयर की वजह से ये डोनर बन सकता है और हाइड्रोजन आयन अपनी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी की वजह से एक्सेप्ट है। दोनों के दरमियान कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड आ जाएगा। फिर बात कर लेंगे फॉस्फोनियम आयन की। pH 3 विद लोन पेयर।
जो हाइड्रोजन आयन के साथ रिएक्ट करेगा तो फास्फोरस डोनर और हाइड्रोजन आयन एक्सेप्टर, दोनों के दरमियान कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। चूँकि PH3 खुद न्यूट्रल था लेकिन पॉजिटिवली चार्ज इनको एक्सेप्ट करने के बाद इसमें पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो यहाँ पे भी कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड इन्वॉल्व है। इसमें भी नॉर्मल कोवलेंट बॉन्ड भी पीएच के दरमियान है और कोऑर्डिनेट भी पीएच। तो इसमें भी एक दफ़ा कोवलेंट बॉन्ड बन गया, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बन गया तो फिर बाद में फ़र्क बिल्कुल वैनिश हो जाएगा, क्योंकि वैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन इधर हैं और वैसे ही इधर है, कोई फ़र्क नहीं रहेगा। कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड नाइट्रिक एसिड और बाकी एसिड्स में भी एग्जिस्ट करता है। तो इस तरह हमने ल्यूइस कॉन्सेप्ट के ज़रिए आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड को एक्सप्लेन किया। ल्यूइस मॉडल बहुत सक्सेसफुल है क्योंकि ये बहुत अच्छे तरीके से कोवलेंट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड के फॉर्मेशन को एक्सप्लेन करता है, लेकिन इसने कोवलेंट बॉन्ड कंपाउंड की ना तो शेप्स को सक्सेसफुली बताया है ना उनकी ज्योमेट्रीज को। इस वजह से ल्यूइस कॉन्सेप्ट के बजाय मॉडर्न थ्योरीज कोवलेंट कंपाउंड को एक्सप्लेन करने के लिए जो है वो अपना रोल प्ले करती हैं। वो हमने इस चैप्टर में आगे पढ़नी है। वो थ्योरीज जो हम इस चैप्टर में भी आगे अपने नेक्स्ट लेक्चर्स में पढ़ेंगे वो है मॉडर्न थ्योरीज ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। अगर तो ल्यूइस मॉडल कोवलेंट मॉलिक्यूल्स की शेप भी सक्सेसफुली बता देता तो आज शायद मॉडर्न थ्योरीज ना आती, लेकिन चूंकि इसने शेप्स और ज्योमेट्रीज को फुली डिस्क्राइब नहीं किया तो मॉडर्न थ्योरीज ने उसकी इस जो है ना डेफिशिएंसी को फुलफिल करने की कोशिश की है। तो इस चैप्टर में आगे वाले जो मेरे टॉपिक्स होंगे वो मॉडर्न थ्योरीज ऑफ कोवलेंट बॉन्ड होंगे, जो हम बारी बारी करके पढ़ेंगे। पहली वाली थ्योरी वेलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, दूसरी वेलेंस बॉन्ड थ्योरी और तीसरी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम मॉडर्न थ्योरीज ऑफ कोवलेंट बॉन्ड पढ़ेंगे, लेकिन उन लेक्चर से पहले आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आना बहुत ज़रूरी है। तो पहले मैं अपनी एक वीडियो ज़रूर शेयर करूँगी जिसमें मैं आपको अच्छे तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बताऊंगी और आपने उसको बहुत अच्छे तरीके से करना है, क्योंकि जब तक आपकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में गलतियाँ होंगी आपकी थ्योरीज़ में भी गलतियाँ होंगी। पहले उस लेक्चर को आपने बहुत अच्छे तरीके से करना है।